हाय और तो इस वीडियो में हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता क्या है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्री डेटा स्ट्रक्चर ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। हायरार्किकल का मतलब क्या होता है? मतलब इस तरह से कुछ ऊपर नीचे करके अगर करते हैं, जैसे ई के ऊपर कौन बैठा है? बी बैठा है। बी के ऊपर कौन बैठा है? ए बैठा है। उसी तरह जे के ऊपर भी ए बैठा है, जे के नीचे के है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। इन विच कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज नोड्स। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है? ए एक एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी डी ई, मतलब इसमें टोटल जितने हैं क्यू तक, टोटल क्यू तक, ये सारे को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स का मतलब होता है हमारा डेटा। इसको कभी कभार हम बोलते हैं डेटा, मतलब जो भी हमको ट्री डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कराना है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्री के फॉर्म में जब ट्री का हम बात करते हैं ना, तो उसको हम लोग नोड बोल के डिनोट करते हैं। जैसे ये ए है, एक नोड है। ठीक है। उसी तरह जे एक नोड है। यानी कि इसमें जितने भी ये जो आपको एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये इसको हम लोग नोड्स बोलते हैं। नोड्स। ठीक है। तो क्या हो गया? ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। हायरार्किकल किसको बोलते हैं? जैसे एक के ऊपर एक बैठा हुआ है। इन विच कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स नोन एज नोड्स। तो ये जो हमारा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, ये जब ट्री में इस तरह से हम लोग लिखते हैं इसको, तो इसको क्या डिनोट करते हैं? नोड्स डिनोट करते हैं। और आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया एज। तो ये लोग एक दूसरे से एज से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे ए जे से इस एज के द्वारा कनेक्टेड है। ठीक है। अगर हम यहाँ एक ट्री बनाए तो ये हो गया मेरा एलिमेंट। अगर इसको हम ट्री के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया हमारा नोड। और इसको अगर किसी और नोड से जुड़ना होगा तो ये हो गया हमारा एज, ये वाला एज, और ये हो गया हमारा दूसरा नोड। तो दो नोड आपस में एज से द्वारा जुड़े रहते हैं। सच दैट देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स। अब इसका मतलब समझते हैं। तो कहने का मतलब है कि सपोज मुझे ए से पी पर जाना है। ठीक है। तो ए से पी पर जाने के लिए कौन सा पाथ है? एक तो ए से पहले जे पे जाना पड़ेगा, फिर जे से हमें एम पर जाना पड़ेगा, फिर एम से पी पर जाना पड़ेगा। बस ए से पी पर जाने के लिए मेरे पास ये एक पाथ है। ठीक है। अब इसके अलावा कोई और पाथ नहीं होना चाहिए पी पे जाने के लिए। ठीक है। तो कहने का मतलब देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन पाथ बिटवीन एनी टू नोड। एनी टू नोड के बीच में एग्जैक्टली वन पाथ होना चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर के को मैं इस पे ऐसा जोड़ दूं तो क्या एक और पाथ बन गया? ए से पहले जे पे गए, ए से जे पे गए, जे से के पे गए, और फिर के से पी पे जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो ये क्या हो गया यहाँ पे? ये एक तरह का साइकिल नहीं बन गया? ये एक तरह का साइकिल बन गया ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। ट्री साइकिल्स। ठीक है। तो इस लाइन का कहने का मतलब यही है, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन पाथ बिटवीन टू एनी टू नोड। तो इस लाइन का कहने का मतलब है कि किसी भी ट्री में साइकिल नहीं हो सकता। तो अभी जो हम लोग बनाए हैं ये वाला, ये मेरा एक ट्री है। अच्छा, अभी हमने समझा कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। अब हमें उसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पेरेंट क्या होता है। ठीक है। अब पेरेंट क्या होता है? पेरेंट यानी कि किसी भी नोड के ऊपर के नोड को हम लोग पेरेंट बोलते हैं। जैसे जे का पेरेंट कौन है? ए। एफ का पेरेंट कौन है? ए। उसी तरह बी का भी पेरेंट कौन है? ए। जी का पेरेंट कौन है? एफ। तो पेरेंट का डेफिनेशन होता है अ नोड इन अ ट्री विथ वन और मोर चाइल्ड नोड। ठीक है। तो ए का तीन, और हाँ, पेरेंट के साथ एक और आता है टर्म, क्या होता है? उसको चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है। ए एक पेरेंट है, तो इस पेरेंट के कितने चाइल्ड है? तीन चाइल्ड है। कौन कौन से? बी, एफ और जे। फिर अगर बी के टर्म में बात करें तो बी खुद एक पेरेंट है जिसके चाइल्ड है सी, डी और ई। अब बताओ, सी क्या कोई पेरेंट है? बिल्कुल नहीं, सी पेरेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सी के कोई चाइल्ड नहीं है, इसलिए सी को हम लोग पेरेंट नहीं बोलते हैं। उसी तरह एफ भी एक पेरेंट है जिसके चाइल्ड है जी और एच। ठीक है। तो पेरेंट क्या कौन होते हैं? जिसके कुछ चाइल्ड होते हैं, एक या एक से ज़्यादा चाइल्ड होता है। तो इसका डेफिनेशन में लिखा है अ नोड इन ट्री विथ वन और मोर चाइल्ड। ठीक है। मतलब एक पेरेंट है तो इसके एक या एक से ज़्यादा चिल्ड्रन होने चाहिए। अब चाइल्ड क्या होता है? अ नोड इन अ ट्री दैट हैज़ पेरेंट। डेफिनेटली बी एक चाइल्ड नोड है, डेफिनेटली एक चाइल्ड नोड है। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट है ए। सी एक चाइल्ड नोड है, डेफिनेटली सी एक चाइल्ड नोड है क्योंकि उसका पेरेंट क्या है? बी।
ठीक है, ये तो हम लोग समझ गया पेरेंट नोड क्या होता है और चाइल्ड नोड क्या होता है। व्हाट इज नोड? नोड तो हमें पता है कि कोई भी एंड पॉइंट इन अ ट्री इज अ नोड। ठीक है, ए मतलब इसमें ये एज हो गया और ये नोड हो गया, तो सारे हमारे नोड हैं। ठीक है, अब नोड में भी 3 तरह के नोड होते हैं। पहला होता है रूट नोड। अच्छा, रूट नोड किसको बोलते हैं? अ नोड जिसका कोई पेरेंट ही ना हो। ठीक है, अच्छा पी के कोई पेरेंट है, डेफिनेटली पी का पेरेंट एम है। जे का पेरेंट है, डेफिनेटली जे का पेरेंट ए है। अच्छा, ए का कोई पेरेंट है? नहीं, ए के ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ। ए के ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ, इस ए से ही इस पूरे ट्री की शुरुआत हुई है। तो ए के ऊपर कोई पेरेंट नहीं है, तो ए क्या है? मेरा रूट नोड है। इसका अगर डेफिनेशन देखें, द टॉप मोस्ट नोड इन अ ट्री, इट हैज़ नो पेरेंट। तो जिस नोड का कोई पेरेंट नहीं होता उसको हम लोग रूट नोड बोलते हैं, और रूट नोड हमेशा टॉप पे होता है क्योंकि यहीं से ट्री की शुरुआत होती है, इसलिए इसको रूट नोड बोलते हैं। ठीक है, एक तो होता है रूट नोड, दूसरा होता है लीफ नोड। इसको हम लोग टर्मिनल नोड भी बोलते हैं। अच्छा, लीफ नोड और टर्मिनल नोड का मतलब ऐसा नोड जिसका कोई चाइल्ड ना हो। ठीक है, अभी देखो बी क्या लीफ नोड है? नहीं, क्यों? क्योंकि बी के 3 चाइल्ड है, सी डी और ई। अच्छा, सी के कोई चाइल्ड है? नहीं, सी का कोई चाइल्ड नहीं है। डी का कोई चाइल्ड है? नहीं, ई का कोई चाइल्ड। उसी तरह सी डी ई जी एच के एल एंड एन और पी और क्यू, इनके कोई चाइल्ड नहीं है। तो इस ट्री में रूट नोड के कौन होता है? इस ट्री में जो रूट नोड है वो है ए। ठीक है, और उसी तरह हम लोग लीफ नोड देखें, अ नोड इन अ ट्री दैट हैज नो चिल्ड्रन। तो हमारे ट्री में कौन कौन से लीफ नोड हो गए? सी हो गए, डी एन। तो हमारे इस ट्री में कौन कौन से लीफ नोड है? सी डी ई जी एच के एल पी क्यू एन, यानी कि ये सारे नोड जिनके कोई चाइल्ड नहीं है उनको हम लोग बोलते हैं लीफ नोड। ठीक है, एक और टर्म आता है जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल नोड्स। अच्छा, इंटरनल नोड किसको बोलते हैं? इंटरनल नोड बोलते हैं अदर देन लीफ नोड। ठीक है, इंटरनल नोड हम लोग अदर देन लीफ नोड मतलब लीफ नोड को छोड़ के बाकी जितने नोड हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल नोड्स। इंटरनल नोड्स में कभी कभार हम लोग रूट नोड को भी इंटरनल नोड्स बोलते हैं। तो ए बी एफ जे और एम, ये सब हमारे इंटरनल नोड्स हो गए। ठीक है, क्योंकि ये लोग लीफ नोड नहीं है। तो नोड भी हमारे 3 तरह के हो गए। कैसे? एक रूट नोड, रूट नोड मतलब जिसके कोई भी पेरेंट ना हो। लीफ नोड मतलब जिसका कोई चाइल्ड ना हो। और इंटरनल नोड, लीफ नोड के अलावा जितने नोड होते हैं उनको एक और टर्म से बोलते हैं इंटरनल नोड्स। ठीक है, तो हमारा क्या क्या हो गया टर्म? नोड्स हो गया, रूट हो गया, पेरेंट हो गया, चाइल्ड हो गया और लीफ नोड हो गया। अच्छा, सिबलिंग्स क्या बोलते हैं? नोड दैट शेयर द सेम पेरेंट इन अ ट्री। सपोज बी है, बी का पेरेंट कौन है? ए। ठीक है, बी का पेरेंट ए है और एफ का पेरेंट कौन है? ए। उसी तरह जे का पेरेंट कौन है? ए। तो बी एफ एंड जे, इन सभी के पेरेंट एक है ए, यानी कि बी एफ और जे आपस में सिबलिंग्स हो गए, इनको सिबलिंग्स बोलेंगे। बी एफ का सिबलिंग्स है, एफ जे का सिबलिंग्स है, जे बी का सिबलिंग्स है, और ऐसे करके। मतलब ये ऐसा हो गया कि हमारे जैसे माँ बाप है और हमारे जो भाई बहन है, भाई बहन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में। उसी तरह यहाँ पे ये तीनों एक दूसरे के सिबलिंग्स हो गए। ठीक है, सिबलिंग्स हो गए ये वाला पार्ट। तो हमारा एक और टर्म आ गया एंसेस्टर। एंसेस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वज। हम लोग एंसेस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्वज। पूर्वज यानी कि हमारे पापा, हमारे दादा, परदादा। उसी तरह इसमें भी वही होता है। जैसे सपोज पी है, अगर हम बोलेंगे कि पी के एंसेस्टर्स कौन से हैं, तो पी के एंसेस्टर एम हो गया, फिर से जे हो गया, फिर से ए हो गया। क्यों? क्योंकि पी के पेरेंट कौन है? एम, एम का पेरेंट है जे, जे का पेरेंट है ए। तो इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं एंसेस्टर्स। एंसेस्टर यानी कि इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? अ नोड्स एंसेस्टर इज एनी नोड ऑन द पाथ फ्रॉम रूट टू दैट नोड। यानी कि अगर हम रूट से शुरू करेंगे, ठीक है, पी तक पहुंचने के लिए, पी तक पहुंचने के लिए क्या होगा? सबसे पहले ए से जे पे आना पड़ेगा, जे से एम पे आना पड़ेगा और एम से पी पर आना पड़ेगा। और अगर हम पी का एंसेस्टर चाहते हैं तो पी के अलावा ये तीनों पी के एंसेस्टर्स हो गए, यानी कि पी के ये पूर्वज हो गए। ठीक है, तो ये हो गया पूर्वज। उसी तरह आते हैं डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? वंशज। वंशज यानी कि हमारे पूर्वज के बच्चे जो होते हैं उन्हें वंशज बोलते हैं। जैसे फिर इसका डेफिनेशन क्या हो गया? अ नोड डिसेंडेंट इज एनी नोड
रीचेबल फ्रॉम दैट नोड। कहने का मतलब है ए का अगर हम बोलेंगे डिसेंडेंट कौन है, तो ए से हम लोग जिस जिस नोड पे पहुंच सकते हैं उस नोड को हम वंशज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ए से बी तक पहुंच सकते हैं, यानी कि ए ने बी को जन्म दिया, ए ने एफ को जन्म दिया, एफ ने फिर जी को जन्म दिया। ठीक है, तो एफ के लिए जी उनका डिसेंडेंट हो गया, ए के लिए एफ और जी दोनों डिसेंडेंट हो गया। ठीक है, जे के लिए के डिसेंडेंट हो गया, जे के लिए एल भी डिसेंडेंट है, जे के लिए एम पी क्यू ये तीनों डिसेंडेंट है, एन भी डिसेंडेंट है। यानी कि इस नोड से हम लोग जिस जिस नोड पे पहुंच सकते हैं वो सब उनका डिसेंडेंट हो जाता है। तो इस हिसाब से रूट नोड जो है, रूट नोड के डिसेंडेंट कौन है? ये जितने नोड हैं, ये जितने नोड हैं ये सारे रूट नोड के डिसेंडेंट हो गए, और रूट नोड इन सारे नोड का एंसेस्टर हो गया। ठीक है, ये वाला बात समझ में आता है? ठीक है, तो ये हो गया ट्री का इंट्रोडक्शन कि ट्री क्या होता है। ठीक है, और उसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज़ करते हैं। तो नोड यूज़ करते हैं, रूट, पेरेंट, तो ये सब जितने भी चीज़ हैं ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।